हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हम लोग अपनी अगली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में भैया जिसने वीडियो अभी तक नहीं देखी, इस डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको इसका लिंक मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को हिडन गुडविल के बारे में बताया था और हिडन गुडविल के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन के पास ले जाकर लिखवा दिए थे। आपने वो सभी मेरे ख्याल से कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उसके बारे में उसका रिप्लाई कर दिया है। अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझसे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज अकाउंट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ये अकाउंट आपका डेथ तक पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब वैसी वाली डेथ नहीं, मैं वैसे डेथ की बात कर रहा हूं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। समझ में आ रही बात। तो ये वो वाली डेथ की बात चल रही है, कहीं आप हकीकत वाली डेथ समझ लो। तो वो आपकी वहां तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगले 3 चैप्टर्स आपको उसके साथ करने हैं, ठीक है। तो जरा करते हैं आज की शुरुआत रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मैंने पहले आपको बताया कि बड़े क्वेश्चंस का फॉर्म हमारा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने पहले से पढ़ रखी है 11th क्लास में भी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हद से हद 5 मिनट लगेंगे, आपको बता दूंगा। ये मुश्किल से 10 मिनट लेंगे, मैं ये भी समझा दूंगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको फंडामेंटल में समझा चुका हूं। पर मैं बात करूं अगर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो ये आपके लिए एक नया अकाउंट है और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बाकी दोनों खातों से बहुत आसान है, पर ये आपको समझाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बेटा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों, क्या कारण है, हालांकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन पहले किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दोबारा मैं बता देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है, मतलब ये कि मान लो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। मैं कह दूं आपसे एक तरीके से ए बी और सी 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2:1, 3:2:1। अब मैं कह रहा हूं कि ये कहा गया है कि अब हम रेशियो बदलकर 1:1:1 करेंगे, ठीक है। ये कहा गया आपसे। अब एक बात बताएं जरा आप मुझे, पहले जो प्रॉफिट हुआ करता था सबसे ज्यादा ए को मिलता था, फिर बी को मिलता था और सबसे कम किसको मिलता था, सी को मिलता था। तो जरा मुझे ये बताएं, ये पहले से तय किया गया था। अब अगर मैं डायरेक्ट रेशियो बदल दूंगा और पिछले जो भी कारनामे हुए उसमें कोई छेड़खानी ना करके डायरेक्ट रेशियो बदलूंगा, तो बताएं ए को नुकसान होगा कि नहीं होगा। पहले ए को 3 रुपए मिल रहे थे, 6 रुपए का अगर मुनाफा होता था तो 3 रुपए पहले ए को मिल रहे थे, अब ए को 1 ही रुपया मिलेगा। पहले अगर क्या नाम है 6 रुपए का मुनाफा होता था तो 2 रुपए मिलते थे, और यहां पर इसको 1 रुपया मिलेगा। यहां पर भी 1 रुपया 1 रुपया। कुछ बात समझ में आई। सी का फायदा हो रहा है यहां पर। सी को पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिलेगा। पहले चीज इस तरीके से बढ़ती थी, 1/6 हिस्सा इसको मिलता था, अब 1/3 मिलेगा। मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट हो 12th क्लास में, सबको पता है 1/3 बड़ा होता है, 1/6 बड़ा होता है। बेटा 1/3 बड़ा होता है, बात समझ में आई। 1/6 छोटा होता है, तो 1/6 छोटा है आपका, 1/3 बड़ा है आपका। तो सीधी सी बात, सी का फायदा हुआ, ए का नुकसान हुआ, और इस केस में ए का फायदा हुआ, सी का नुकसान हुआ। तो जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कुछ भी ऐसी छेड़खानी होती है, या फिर एडमिशन होता है मतलब नया पार्टनर आया, या रिटायरमेंट होता है, या डेथ होता है, तो हमसे एक बात कही जाती है कि आज की जब भी आप चेंज कर रहे हैं, मैं आपको इस तरीके से समझा दूं मैं कह दूं आपसे कि मान लो 2012 में आपकी फर्म बनी और 2015 तक बहुत बढ़िया चल रही थी, और हमसे कहा कि अब 2018 तक सही चलने वाली होगी, या फिर अब जैसे भी आगे तक कंटिन्यू रहेगी। मैं कह दूं आपसे, पहले ए और बी और सी में 3:2:1 का रेशियो हुआ करता था। अब जरा मुझे ये बताएं, 2012 से लेकर 2015 तक आपने लैंड भी खरीदी होंगी, आपने बिल्डिंग भी खरीदी होंगी, फर्नीचर भी खरीदे होंगे। ए ने भी पूरी मेहनत की होगी, बी ने भी पूरी मेहनत की होगी, सी ने भी पूरी मेहनत की होगी। या फिर क्या पता सी ने कम मेहनत करी हो, क्या पता सी ने मेहनत ही ना करी हो। वो कहे भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं कम, मैं क्यों इतनी खामखा टेंशन लूं। और ए ने जी जान लगा दिया हो, ए पूरी पूरी रात वहां बैठा हुआ हो।
ताकि सौदा सस्ते में हो जाए या फिर आप चीज सही में ले लो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो एक को था, मेहनत उसने ज्यादा की, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब 2015 में तीनों ने बैठ के सब चीजें खरीदते चलेंगे, 2015 में आने के बाद ताकि हम जो है ना इक्वली शेयर करेंगे अपना रेशो। तो जरा ये बताएं, यहां तक जितने भी आपने चीजें खरीदी हैं, जितने भी मुनाफे हुए हैं, जितने भी घाटे हुए हैं, वो किस में बंटते? 3:2:1 में बंटते। लेकिन अगर आप उनको बांटे बिना आप रेशो बदल दें तो अब जो भी मुनाफे घाटे अब तक होंगे, इससे पहले के हुए होंगे, वो इक्वली बटेंगे। तो ए तो पागल बन गया। ए ने अगर मेहनत करी है उसे कम मिला, अगर आपने कुछ छेड़खानी नहीं करी, या फिर कोई लॉस होने वाला हो तो ये तो फायदे में रह गया। क्यों? पहले उसको लॉस ज्यादा बियर करना पड़ता, अब उसे लॉस कम बियर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, हमें ये रिकमेंडेशन दी जाती है, केवल लॉजिक समझा रहा हूं, आपसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। रिकमेंडेशन दी जाती है कि जब भी कभी चेंज होता है इस तरीके का, तो आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, आपको एसेट और लायबिलिटी जो भी आपकी है उसको रिवैल्यू करके जो सी करंट वैल्यू है आप वो लिखें। जैसे मैं कह दूं मैं इसको रब कर देता हूं, मैं कहता हूं यहां पर, मान लीजिए 2012 में एक लैंड खरीदा था 1 लाख रुपए का, और एक बिल्डिंग खरीदी थी 50,000 रुपए की। लैंड खरीदा, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो गई, मैं यहां लिख लेता हूं, लैंड 1 लाख रुपए की और बिल्डिंग 50,000 का। अब मैं यहां आपसे बात कह रहा हूं 2012 में खरीदा गया था, जरा मुझे ये बताएं 2015 में भी क्या यही कीमत होगी 1 लाख और 50,000? क्या यही कीमत होगी? जी नहीं, ये कीमत तो नहीं होगी। अब इस लैंड की कीमत यहां पर हो सकता है 2 लाख हो गई हो, और यहां बिल्डिंग की कीमत हो सकता है यूज करते रहे, डेप्रिसिएशन लगा, घटते घटते क्या पता 30,000 ही रह गई हो। फिगर बदल सकती हैं, फिगर बदलेंगी तो जरा मुझे बताएं 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचाने में किसका हाथ था? इन पार्टनर्स का हाथ था। और किस रेशो में हाथ था? 3:2:1 के रेशो में हाथ था। तो ये 1 लाख रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, इस पर हक किसका है? इन तीनों का हक है। किस रेशो में? 3:2:1 के रेशो में। इसी तरीके से ये जो 20,000 का लॉस हुआ है, 50,000 30,000 की वैल्यू हो गई, ये 20,000 का लॉस किसकी वजह से हुआ? इन तीनों ने यूज करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। तो इन तीनों को बियर करना पड़ेगा ये नुकसान। बात समझ में आती है? और किस रेशो में करेंगे? 3:2:1 के रेशो में। तो हमें क्या करना है, इस करंट फिगर को आज रिकॉर्ड करना है, और अगर कोई फायदा हुआ है तो इन तीनों में पुराने रेशो में बट जाएगा, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो भी इन तीनों में पुराने रेशो में ही बटने वाला है। बात समझ में आती है? इसके बाद हम ये नई फिगर रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनका नया रेशो 1:1:1 दिखा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, आगे फर्म कंटिन्यू करते रहेंगे। कहने का मतलब जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, नया पार्टनर एडमिट हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ हो, डेथ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको सबसे पहले एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, और वो होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जरा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसको रब कर देता हूं जरा। ये स्पेस मैंने इसीलिए थोड़ा छोटा लिखा था इस वाले खाते को, ताकि मुझे स्पेस समझाने के लिए काम आए। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली बात आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैन बी डिसाइडेड बाय पार्टनर्स। तीनों पार्टनर बैठ के, जो भी पार्टनर दो हैं, जो भी बैठकर आपस में पहले डिसाइड करेंगे कि जो भी रिवैल्यूएशन है हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन दो तरीके से होता है, पहला और दूसरा तरीका। या तो एसेट और लायबिलिटी किताबों में नई बुक पे लिखी जाए, जैसे मैंने बताया 1 लाख का लैंड 2 लाख का हो गया, 50,000 की बिल्डिंग 30,000 की हो गई, मतलब नई फिगर क्या? 2 लाख और 30,000। अगर आप नई वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स कहते हैं यार ऐसा इनकम टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तुम नई फिगर रिकॉर्ड मत करो, तुम्हें अकाउंट फॉर करना है ना, अकाउंट फॉर कर लो, पर नई फिगर रिकॉर्ड मत करो। आप जो रिकॉर्ड करना है ना, उसको ना पुरानी फिगर को ही रिकॉर्ड रहने दो। मतलब 2 लाख लैंड की कीमत हो गई थी, आप 1 ही लाख रखो। 30,000 बिल्डिंग की कीमत हो गई थी, आप 85,000 रखो। अगर ऐसा कहते हैं, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू, तो आपको बनाना है
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आपको ये करा दूं, उसके बाद आपको मेमोरेंडम कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आप रिवैल्यूएशन को समझें। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपका ये पर्टिकुलर अमाउंट, इसका ये हिस्सा डेबिट, ये हिस्सा क्रेडिट। ये बात तो मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी कि बॉर्डर लाइन है ये, इसके इधर का हिस्सा डेबिट में और इसके उधर का हिस्सा क्रेडिट में होता है। डेबिट में क्या क्या चीजें हैं? टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इधर क्या है? बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये 6 चीजें होती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब बैलेंसिंग फिगर जैसे आप करें, प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, लॉस हुआ तो इधर आएगा। बात समझ में आती है? प्रॉफिट हुआ तो इधर और लॉस हुआ तो इधर। एक केस में एक ही चीज मिलेगी, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको लॉस मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो वो प्रॉफिट क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और अगर लॉस हुआ तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वो किससे रिलेटेड है? वो पुराने पार्टनर्स से ही तो रिलेटेड है। अगर मेहनत करी है तो किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि नया तो अभी आया है। और अगर कोई नुकसान होने वाला है तो कौन झेलेगा? पुराने पार्टनर। नया तो बेचारा अभी आया, उसकी गलती। बात समझ में आती है? जो भी ऐसी स्थिति होगी तो वो पुराने पार्टनर से ही बिलोंग करती है। अब ये तो था आपको ये फॉर्मेट मतलब रटने वाली बात। 99% टीचर्स आपसे कह देंगे ये फॉर्मेट याद कर लें। बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, टू इंक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरठ में 1 से 2% टीचर ऐसे होंगे जो इस फॉर्मेट को समझाने की सक्षम होंगे, इस फॉर्मेट को समझा सकते हैं। कोई नहीं समझाता इसको, सबने रटवाया, और ये फॉर्मेट भी मैंने खुद का बनाया है। बात समझ में आती है? सॉरी, फॉर्मेट मैंने खुद का नहीं बनाया, फॉर्मेट आपको बुक में मिलेगा, लेकिन मैंने इसको समझाने का तरीका खुद का बनाया, लॉजिक अपना खुद का तैयार किया है। बात समझ में आती है? ये तरीका बहुत ज्यादा यूनिक है, किसी के साथ शेयर ना करें। मैं ये बहुत मुश्किल से ही YouTube पे डाल रहा था, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन में बच्चे सब परेशान है, इस वजह से मैं डालना जरूरी है। बात समझ में आती है? मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप इन सभी चीजों को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, तो अब जरा इसको समझने का प्रयास करें। पहली बात, नॉमिनल अकाउंट होता है ये, मैंने पहले बताया आपको। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? पहले इसका मतलब थोड़ा सा याद कर लें। मैंने आपको गोल्डन रूल 11th क्लास में बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, जो भी घाटे या नुकसान हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, वो आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम और प्रॉफिट। ये 2 चीजें आपको मैंने 11th क्लास में बताई थी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 11th में समझाया था, वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट था। उसके सारे के सारे खर्चे डेबिट में, ये सारे के सारे नुकसान डेबिट में, और सारी के सारी इनकम्स क्रेडिट में, या फिर जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे आपके क्रेडिट में। ये चीज याद है? यहां पर भी यही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे प्रॉफिट इस साइड लिखे गए हैं और सारे लॉसेस इस साइड लिखे गए हैं। अब आप कहोगे सर पागल बना रहे हो, क्या लिख रखा है? कहां लिखा है प्रॉफिट और कहां लिखा है लॉस? बेटा अभी जस्टिफिकेशन करके बताता हूं, मैं आपको जस्टिफाई करूंगा, यही चीज तो आपको याद रहेगी। मैं इसको कभी याद नहीं करता और मैं हमेशा इसी तरीके से फॉर्मेट बना पाता हूं। याद करोगे तो आपको बार बार एग्जाम तक याद करना पड़ेगा, पर अगर समझोगे तो मैंने आज तक इसको याद नहीं किया और हमेशा क्लास में डायरेक्ट जाता हूं और डायरेक्ट फॉर्मेट तैयार करता हूं बिना बुक को छुए। और कैसे कर पाता हूं ये सब चीजें? क्योंकि मैंने इन चीजों को समझा है। चलिए जी, थोड़ा एक बात बताएं मुझे, एसेट और लायबिलिटी 2 चीज होती है। एसेट आपकी संपत्ति है। मेरे को एक बात बताएं, कार आपकी एसेट है? जी सर बिल्कुल कार एसेट है आपकी। जरा मुझे ये बताएं, कार की कीमत 1 लाख रुपए है, समझने का प्रयास करना। कार की कीमत 1 लाख रुपए है। अगर इस कार की कीमत बढ़ गई, कोई गधा आ गया कहने लगा जी आपकी कार तो बड़ी ब्रांडेड है, मैं आपकी कार 1.5 लाख में खरीदूंगा, कहने लगा आपसे आके,
बताएं आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ फायदा। कितने रुपए का हुआ? जी 50,000 का फायदा हुआ। जी बिल्कुल हुआ फायदा। तो क्या आपकी इंक्रीज हुई है एसेट, इसलिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कार आपकी एसेट है, अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो आपको फायदा हो रहा है नुकसान? जी फायदा हो रहा है। फायदा होने का मतलब क्या है? क्रेडिट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इंक्रीज इन एसेट लिख रखा है, लिखा कि नहीं लिखा? दिमाग में बात छपी कि नहीं छपी? यहीं पर मैं कह दूं आपसे, आपकी एक कार 1 लाख की थी और यूज होते 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 इसकी कीमत जो रह गई, अब इसकी कीमत घट के रह गई से 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए इसकी कीमत रह गई। बताएं अब आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अब आपका नुकसान हुआ है। कितने कितने रुपए का नुकसान हुआ? जी 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि आपकी जो एसेट है वो डिक्रीज हुई है। डिक्रीज इन एसेट, क्या लिखा? डेबिट साइड टू डिक्रीज इन एसेट। लॉस किधर आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपने लिखा उसको डेबिट साइड टू डिक्रीज इन एसेट्स। ये वो चीज है। आप फिगर क्या नोट करेंगे? ये 70,000 लिखेंगे आप यहां पर। ध्यान रखना, ना तो 30 ना 1, आप सीधा 70,000। इससे पहले वाले केस में भी 1 लाख की आपकी कार 1.5 लाख की हो गई थी, तो आपको ना तो 1 लाख रिकॉर्ड करना है ना 1.5 लाख रिकॉर्ड करना है। आपको कितना रिकॉर्ड करना है? पूरे 50,000 रिकॉर्ड करने हैं। आप यहां पूरे 50,000 करेंगे। मतलब बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन एसेट, मतलब बाय कितने से बढ़ा है, कितने से घटा है, आपको वो चीज लिखनी है यहां पर। बात समझ में? फिर क्लियर कर लेना, आपको इनका डिफरेंस लिखना है। आपको ना तो ये फिगर लिखनी है ना ये फिगर लिखनी है, कहीं एग्जाम में गलती कर दो, आपको इनका डिफरेंस लिखना है। हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर थोड़ा समझने की साथ करते रहें। ये तो थी आपकी एसेट। अब मैं बात करूं लायबिलिटी की। लोन आपने लिया किसी से, लायबिलिटी है कि नहीं है? मैं लायबिलिटी की लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं आपने लोन लिया किसी से लायबिलिटी के तौर पे। लोन कितने का लिया? फिगर ले लेते हैं 1 लाख रुपए की ही। 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, और जैसे राहुल गांधी वगैरह पप्पू महाराज हमारे हैं, ये घूमते रहते हैं और कहते हैं कि आपका लोन माफ हो गया, आपका लोन माफ हो गया। फायदा होता है नहीं होता है? हालांकि होता किसी का माफ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो बाला चला गया कहीं कि मैं अपनी जेब से दूंगा, बहुत पैसा है इनके पास, कांग्रेसियों के पास। कोई कोई कांग्रेस पार्टी में तो बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं पप्पू महाराज को बोल रहा हूं, ठीक है? तो लोन 1 लाख रुपए का था। ये 1 लाख रुपए का लोन अगर आपको ना देना पड़े, या फिर पप्पू जी कहने लगे कि एक काम करिए सर आप 80,000 रुपए दे दीजिए और 20,000 हमने छोड़ दिए, बताएं आपको फायदा हुआ या नुकसान? सर पहले 1 लाख देने पड़ रहे थे, अब तो 80,000 देने, बहुत फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? जी 20,000 का फायदा हो गया। एसेट बढ़ी तो फायदा, लायबिलिटी घटी तो फायदा। एसेट घटी तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़ी तो नुकसान। बात ध्यान रखना, अगर आपकी डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो आपका क्या हुआ? फायदा। और फायदा क्या था? क्रेडिट में बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ मैं कह दूं, मान लो ये आपका 1,80,000 हो गया, 1,80,000 हो गया, आपको 80,000 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। मतलब पहले आपको 1 लाख रुपए देने थे, अब आपको 1,80,000 देने हैं। मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। फायदा हुआ या नुकसान? तो आपको हुआ है नुकसान। तो नुकसान कहां आता है? डेबिट में, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल आई। ये 4 चीजें क्लियर हैं? क्लियर हो तो कमेंट करिएगा। आगे की चीजें करते हैं। आगे की चीजें क्या हैं? एसेट और लायबिलिटी की अनरिकॉर्डेड फिगर। बेटा एक बात बताओ, मेरा नाम शुभम यादव है, सबको पता है? पता सबको होगा क्या? मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी गांव में जमीन है। हाँ गांव में जमीन है, मैं यादव हूं, बिरादरी का हीर हूं, तो सबके हीरो के जाट गुज्जर और हीर तीनों के ही जमीन होती है ज्यादातर। मेरी भी जमीन है गांव में। मान लो मेरे दादाजी के दादाजी मेरे नाम पे कोई वसीयत कर गए। बात समझे मेरी? मेरे दादाजी के दादा, मैं दादाजी ही कर गए कोई वसीयत कि चल मेरा पोते के नाम होगी ये प्रॉपर्टी, और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैं शहर में आया, शहर में मेरे को खाने तक के लाले पड़ गए, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं
दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, बहुत बुरी हालत हो गई मेरी। और अचानक मुझे एक फोन आता है, सब कहेंगे सर फोन कहां से आ गया, ठोकरें खा रहे हो? पड़ोसी के फोन पे कर दिया उसने। फोन आया मेरे पास, एक जुगाड़ कर लिया मतलब मैंने फोन का। फोन आया, कहा कि शुभम यादव बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी फलानी फलानी जगह है, बताएं मैं जमीन पे बात रहूंगा या आसमान में कूदूंगा? उनका पता नहीं कहां रहेगा। बेटा जिसको खाने तक के लाले पड़ रहे हैं उसको 2 करोड़ की अचानक प्रॉपर्टी मिल जाए तो क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। मुझे यही नहीं समझ रहेगा मैं कौन हूं। मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो, माला माल वीकली एक मूवी आई थी, उसमें उस गधे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी, शायद जाने कितने की लगी थी, वो साला सदमे में ही मर गया। मैं तो आज रईस हो गया, पूरे गांव को रईस कर गया, वो खुद ही मर गया। बात समझ रहे हैं? हालांकि मैं नहीं मरूंगा, चिंता ना करो, इतना तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि वो प्रॉपर्टी अचानक मेरे रिकॉर्ड में नहीं थी, पर अचानक मेरे सामने आ गई। मेरी कोई एसेट जो मेरे रिकॉर्ड में ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, मैं अपना शांति से बैठा, मेरे सामने अचानक आ गई। तो बताएं मेरा फायदा हुआ या नुकसान? अब भैया फायदा ही तो हुआ। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी हमेशा क्या कहलाएगी? फायदे की चीज कहलाएगी, इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में लिखेगी। इसी के साथ साथ मैं कह दूं, आपने मूवी देखी बाहुबली, सबने देखी है? क्या था बाहुबली में कटप्पा के साथ? कटप्पा महाराज के जो वो थे, क्या नाम है, दादा परदादा, मतलब बुजुर्ग वगैरह, वो ससुरे वचन दे गए होंगे उस राजा को। नुका ऐसा है, मैं और मेरे आने वाली सारी संतानें आपके यहां पर गुलामी करेंगी। बताएं कटप्पा या उसका छोरा या उसके छोरे के छोरा जितने भी पैदा होते जाएंगे वो क्या करेंगे? वो गुलामी करते रहेंगे, जूतियां साफ करते रहेंगे उसकी। बात समझ में आती है? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई लाइबिलिटी, ऐसा कोई दायित्व जिसके बारे में आपको खबर भी नहीं थी। जैसे मैं कह दूं आपसे, मेरे दादाजी ने कोई लोन ले रखा था 1 करोड़ का, यार 1 करोड़ बर्बाद हो जाऊंगा ज्यादा, 1 लाख मान लो, 1 लाख ठीक है, 1 लाख का लोन ले लिया, मेरे दादाजी ने ले लिया था और वो टपक गए थे, चले गए वो। अब हुआ क्या, दादाजी वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन दादाजी मेरे बचपन में चले गए थे, मैं बहुत छोटा था, 1-2 साल का ही था, तो मैंने बस हल्का हल्का याद है उनके बारे में, तो खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे वैसे। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझाने के लिए कि दादाजी उस वक्त एक्सपायर हो गए, लोन की भरपाई नहीं कर पाए, और किसी कारणवश गवर्नमेंट ने भी मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा, मेरे पापा को नोटिस नहीं भेजा। अब पापा के बाद मैंने बागडोर संभाली, अब नोटिस आया मेरे पास, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, और अचानक मेरे सामने सरकार आ जाती है, पुलिस आ जाती है मेरे सामने कि ओए सुबह बाहर निकल, साले लोन लेके बैठा 1 लाख का, फटाफट पेमेंट कर। तो बताएं नुकसान हुआ या फायदा? अजी नुकसान हो गया। एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपके रिकॉर्ड में ही नहीं थी, वो अचानक रिकॉर्ड में आ गई तो नुकसान कर दिया आपका। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपका फायदा है या नुकसान? जी हमारा नुकसान है। तो क्या है? टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बात समझ में आती है? ये 6 की 6 चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना, और इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 बार क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से। इससे ज्यादा डिटेल में मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, कोई डिटेल में नहीं समझा सकता। ये सबसे ज्यादा डिटेल में रिवैल्यूएशन अकाउंट था। बात समझ में आती है? तो इस केस में अगर ये फिगर ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो आपका प्रॉफिट आएगा, और ये फिगर ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो आपका लॉस आएगा। प्रॉफिट आया तो वो भी पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बटेगा, लॉस आया तो वो भी पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बटेगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है, तो याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। बात समझ में आती है? तो भैया वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और मेरा मोबाइल नंबर ही वहां पर है, कोई प्रॉब्लम होती तो आप फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फॉर्मेट एक बार फिर देखना, समझना, अपने आप प्रयास करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ यहां पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, और उस क्वेश्चन के बाद आप पूरी तरीके से चीजों को कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको रिवैल्यूएशन की कराऊंगा वो कम ही मानो,
ये मान लो मैं चाहे कितने करा दूं, आपको अपने आप भी मेहनत करनी है, रिवैल्यूएशन आपका डेथ तक, मतलब वो वाले पार्टनरशिप वाले डेथ तक पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने पहले बताया आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भैया अगर कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।